जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी बिहार एसआई साइंस प्रैक्टिस सेट के 7वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने बिहार एसएससी बिहार एसआई साइंस प्रैक्टिस सेट का 6ठा क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो आपके आगामी बिहार एसएससी और बिहार एसआई एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी थे। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका बोर्ड सॉल्यूशन कहाँ मिल जाएगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के जो बोर्ड सॉल्यूशन का पीडीएफ है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि केवल उनके परिमाण एक समान हो, केवल उनकी दिशाएं एक हो, उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हो, और चौथा ऑप्शन है कि परिमाण एक हो किंतु दिशाएं विपरीत हो। आपसे पूछा जा रहा है कि दो सदिश बराबर होते हैं। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि ये सदिश क्या होता है। आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, किसकी बात करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी की, तो हम सभी इसके बारे में हिंदी में क्या कहते हैं कि गुरुजी ये भौतिक राशि है। और वैसा कोई भी टर्म जिसके सहारे हम लोग भौतिकी के नियमों और पदों को रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये होती है कि सर ये जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं इसको मापा जा सकता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी कोई भी चीज जिसे मापा जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं या सिंपली क्वांटिटी भी कहते हैं। लेकिन जब भौतिक राशि की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी भौतिकी के नियमों और पदों को जिसके सहारे व्यक्त किया जाता है वो भौतिक राशि कहलाता है। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं इसमें दो चीज होती है। पहला क्या होता है सर? तो सर परिमाण हो सकता है, और दूसरा क्या होता है? तो सर हम लोग कहते हैं दिशा भी हो सकता है। और मेरे मित्र, किसी भौतिक राशि में परिमाण और दिशा के आधार पर या किसी भौतिक राशि में परिमाण और दिशा की उपस्थिति के आधार पर हम लोग भौतिक राशि को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सदिश राशि और दूसरा हमारा क्या होता है? तो सर दूसरा होता है हमारा अदिश राशि। ध्यान में रखिएगा कि जो सदिश राशि होते हैं इसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सदिश राशि में क्या होगा? तो आप कहिएगा परिमाण भी होगा, परिमाण भी होगा और साथ ही दिशा भी होगा। यानी कि जो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा उसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा, जबकि जो आपका स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होगा इसमें सिर्फ परिमाण होगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं सदिश राशि के एग्जाम्पल की तो क्या कहते हैं कि गुरुजी जो वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, ये सब सदिश राशि होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है और परिमाण मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं अदिश राशि की तो आप जरा सा ये बता दो कि क्या आपने कभी द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए किसी डायरेक्शन की बात करा है? आप कहेंगे नहीं करे हैं, तो जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान आपका क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि जो सदिश राशि होती है वो परिमाण और दिशा दोनों पे क्या करती है सर? निर्भर करती है, जबकि अदिश राशि सिर्फ और सिर्फ परिमाण पर निर्भर करती है। अब आपसे सवाल करा जा रहा है कि दो सदिश बराबर होते हैं। अब कोई भी दो सदिश है उसको आपको बोला जाए कि तुलना करना है कब बराबर होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर जब दोनों ही सदिश की परिमाण और दिशा दोनों बराबर होगी तो वो दोनों सदिश क्या होंगे? बराबर होंगे। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दो सदिश बराबर होते हैं यदि, तो आप कहेंगे कि सर यदि दोनों की परिमाण और दिशा एक समान हो तो हम कह सकते हैं दोनों सदिश बराबर होंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है केवल उनके परिमाण एक समान हो, आप कहेंगे नहीं होगा क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। केवल उनकी दिशाएं, आप कहेंगे ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हो, आप कहेंगे सर बिल्कुल वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर बराबर कहलाएगा। फिर चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि परिमाण एक हो किंतु दिशाएं विपरीत, आप कहेंगे बात नहीं बनेगी।
मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं पे आपसे ये पूछ लिया जाए कि सदिश को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सदिश को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, सूचित करने की बात करते हैं, तो जो भौतिक राशि हमारा होता है उसके ऊपर तीर लगा देते हैं। या सिंपली अगर हम आपको ये बताएं कि सदिश राशि को जो है हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कह सकते हो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाला पॉइंट आपका O और अगर ये पॉइंट A है तो ध्यान में रखिएगा कि जो ए बिंदु है ये क्या कहलाएगा, ये आपका टर्मिनस कहलाएगा, या हम लोग इसको टर्मिनल भी बोलते हैं। और ओ बिंदु जो है ये क्या कहलाएगा, तो सर ये प्रारंभिक बिंदु कहलाएगा, या फिर इसी को हम लोग ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं। तो किसी भी अगर सदिश को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इसी तरीके से करते हैं, और इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, ओ ए, और ऊपर में एरो चिन्ह लगा देंगे। ध्यान देंगे कि यहां पे जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, तो सर इसकी डायरेक्शन यानी कि इसका जो हेड है उसका डायरेक्शन होगा। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सदिश राशि का जो परिमाण होगा वो इस तीर चिन्ह की पूरी लंबाई होगी, यानी कि जो सदिश राशि है उसके मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी तो हम लोग कहेंगे सर इस तीर चिन्ह की जो लंबाई होगी वो इसकी क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड कहलाएगी। अब मेरे मित्र अगर आपके एग्जाम में कभी आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि दो सदिश को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, या फिर रिजल्टेंट वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर दो सदिश P एवं Q आपका कोई दो सदिश है, P एवं Q दो सदिश, यहां पे हम स्टार मार्क लगा दें कि P एवं Q दो सदिश हो, P एवं Q दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पे झुका हो, एक दूसरे से थीटा कोण पे झुका हो, तो आप सभी ध्यान में रखना कि जो यहां पे हमारा रिजल्टेंट बोले तो परिणामी सदिश होगा, जो हमारा परिणामी सदिश होगा वो किसके बराबर होगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे परिणामी सदिश जो है वो हमारा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो सदिश p और q एक दूसरे के साथ थीटा कोण पे झुका हो तो उसके बीच में परिणामी सदिश का मान कितना होगा, या जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कितना होगा। आप सभी याद रखना p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा और रूट अंडर लगा देंगे। बहरहाल जो आपका वेक्टर और स्केलर का कंसेप्ट था वो आपका एक तरह से बेसिक यही है, और इतना चीज ध्यान में रखिएगा कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, साथ ही साथ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। मेरे ख्याल से जो इसके इर्द गिर्द में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपसे पूछा जा रहा है कि भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है, वाट प्रति केल्विन, दूसरा है न्यूटन प्रति केल्विन, तीसरा है पास्कल प्रति केल्विन और चौथा है जूल प्रति केल्विन। क्या होगा इसका आंसर। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे ये एंट्रोपी क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं एंट्रोपी की तो सर ये किससे संबंधित है, थर्मोडायनामिक्स से संबंधित है, यानी कि ऊष्मागतिकी से संबंधित है। किसके संबंधित है, आप सभी ध्यान में रखना कि ऊष्मागतिकी से संबंधित है। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये एंट्रोपी होता क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी निकाय की वह ऊर्जा, यानी कि कोई भी सिस्टम का वैसा एनर्जी जिसे कार्य में बदला नहीं जा सकता है या जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो उस निकाय की एंट्रोपी कहलाता है। क्या ध्यान में रखेंगे कि किसी निकाय की वह ऊर्जा, सिंपल शब्दों में आप कह दो कि जिसका उपयोग नहीं होता है, उस निकाय की एंट्रोपी कहलाता है, उस निकाय की एंट्रोपी कहलाता है। जब भी आपसे पूछा जाए एंट्रोपी क्या है तो आप कहेंगे कि किसी भी सिस्टम की वैसी ऊर्जा है जिसका उपयोग नहीं होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि किसी निकाय की वह ऊर्जा जिसे कार्य में नहीं बदला जाता है, क्या कहलाता है, आप कहेंगे एंट्रोपी कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, तो एंट्रोपी को हम लोग सूचित एस से करते हैं। किससे करते हैं, एस से करते हैं। और अगर हम लोग इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं, ये सिंपली अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं तो क्या कहते हैं गुरुजी, जूल पर केल्विन।
क्या होता है? जूल पर केल्विन। तो भाई मेरे आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जूल प्रति केल्विन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि जो भी चीजें आप पढ़ते हैं उसको एक जगह जरूर करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए इससे बेहतर कंटेंट आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। क्योंकि मेरे मित्र, मेरा मानना है ये कि एग्जाम से 2-4-5 दिन पहले जितना आप अपने पढ़े हुए चीजों को रिवाइज कर पाते हैं उतना आपके लिए फायदेमंद होता है। अब एग्जाम के लास्ट टाइम में भी अगर किसी मतलब टीचर का या किसी का भी वीडियो आप देख रहे हैं कि हमारा उससे रिवीजन हो जाएगा, तो वो रिवीजन नहीं कर रहे हैं, वो आप अपने ऊपर एक बर्डन ले रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो जो चीजें आप पढ़ते हैं तैयारी के दौरान उसको आप संभाल के रखिएगा, एग्जाम के टाइम में इसी से आप रिवीजन करेंगे तो मेरे ख्याल से जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा से ज्यादा बूस्ट हो पाएगा। और एक और चीज यहां पे ध्यान में रखिएगा, यहां पे चूंकि एंट्रोपी की इकाई पूछी गई है तो आपने कह दिया कि गुरुजी जूल प्रति केल्विन होगा। लेकिन मेरे मित्र, अगर आपसे सवाल ये कर दिया जाए कि थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, क्योंकि यहां पे वाट प्रति केल्विन है तो ये तो गलत है, इसको सही करके आप सभी ध्यान में रख लेना कि अगर हम लोग बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी की, तो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? वाट पर मीटर केल्विन लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? वाट पर मीटर केल्विन लिखते हैं। तो ये चीजें आप सभी ध्यान में रखेंगे। इसको और थोड़ा सा हम स्पष्ट रूप में लिख देते हैं, वाट आप सभी समझ जाएंगे। अब मीटर पर मीटर केल्विन, तो सर m⁻⁻1 और k⁻⁻1, ये क्या हो जाएगा? थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। तो कहीं पे अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसका यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे वाट पर मीटर केल्विन। ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इसको हम लोग पढ़ेंगे वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है, और उसको लिखेंगे उस तरीके से। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का रूपांतरण किस तरह से होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे किस प्रकाश संश्लेषण की बात की जा रही है? चलिए जी, पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसी प्रकाश संश्लेषण की बात यहाँ पे की जा रही है। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी ग्रीन प्लांट अपना भोजन तैयार करता है। इसमें क्या करता है ग्रीन प्लांट? तो सर इसमें ग्रीन प्लांट जो है वो आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल लेता है और साथ ही सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। ध्यान में रखेंगे कि अगर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को हम लोग एज अ रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर जब 6CO2 12H2O के साथ 6CO2 12H2O के साथ सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है? C6H12O6, साथ में क्या बनता है? तो सर 6H2O बनता है और साथ ही आपका 6O2 बनता है। ये आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या हो जाता है? आप सभी ध्यान में रखना कि मुख्य या अंतिम उत्पाद हो जाता है, मुख्य या अंतिम उत्पाद हो जाता है। और ये जो H2O और CO2 है इसको हम लोग बेसिकली बाय प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं, यानी कि उप उत्पाद के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? उप उत्पाद के रूप में देखते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कई बार हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन है इसको हम लोग बाय प्रोडक्ट कहते हैं, नहीं, ध्यान में रखिएगा कि H2O और ऑक्सीजन दोनों को बाय प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि हमसे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन होता है तो हम लोग खट से कह देते हैं उप उत्पाद होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। तो अगर कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाए कि H2O, तो आप कहेंगे सर वो भी बाय प्रोडक्ट के अंतर्गत ही आता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि सर इसको जो ऊर्जा मिल रही है वो कहां से मिल रही है? तो सर सूर्य से मिल रही है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जब भी होगा तो वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में अगर हम एरो के ऊपर में कोई चीज लिखते हैं तो एरो के ऊपर में किसी भी चीज का रिप्रेजेंट करना वो बताता है कि अभिक्रिया किस दशा में हो रही है, यानी कि किस स्थिति में हो रही है।
और आपने तो कई बार पढ़ा है कि सर जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगा, और सूर्य से हमें क्या मिलती है चिल्ला जी? आप कहेंगे सर प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा मिलती है। अब ये सौर ऊर्जा क्या करती है? तो सर CO2 और H2O को आपस में लड़वा देती है। सौर ऊर्जा क्या करती है सर? CO2 और H2O को आपस में लड़वा देती है, और आपस में जब लड़वा देती है तब ये ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन के रूप में क्या होती है सर? तैयार होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में बदल रहा है? तो आप कहेंगे सर इस शब्द केमिकल फॉर्मूले हमरा लग रहा है। ये सब क्या लग रहा है? केमिकल फॉर्मूला। तो रासायनिक पदार्थ हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो हमारा प्रकाश ऊर्जा है वो किस में बदल जा रहा है? आप कहेंगे रासायनिक ऊर्जा में बदल जा रहा है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो मेरे मित्रों ऑप्शन देख लीजिए, उष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, आप कहेंगे नहीं, यहाँ पे उष्मीय ऊर्जा थोड़ी मिलती है। वो जो सोलर एनर्जी होता है उसमें हीट रहती है और लाइट भी रहती है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे हीट एनर्जी कह देंगे तो गलत हो जाएगा। अब स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ये भी गलत है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, आपके कई एग्जाम में ये सवाल पूछा भी गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक दर से किस लाइट में होती है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जो दर होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और एक खास बात आप सभी ध्यान में रखिएगा, एक खास बात आप सभी ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं? ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं श्वसन अभिक्रिया की या श्वसन प्रक्रिया की, तो श्वसन प्रक्रिया में आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी श्वसन प्रक्रिया हमारे शरीर में भोजन के पाचन के लिए उपयोगी होता है, और श्वसन प्रक्रिया के दौरान हमें क्या होती है सर जी? ऊर्जा मिलती है। भाई मेरे श्वसन प्रक्रिया के दौरान एक्चुअल में क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे कि सर हम लोग जो खाना खाते हैं और वो जब पच जाता है तो वो यह ग्लूकोज में बदल जाता है। अब इस ग्लूकोज का हमारे द्वारा जो सांस लिया जाता है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण होता है, और तब जाकर के हमें ऊर्जा मिलती है। तो मेरे मित्र यहां पे आपके बॉडी के अंदर श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो पचा हुआ ग्लूकोज है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है सर जी? वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया करने के उपरांत क्या बनाता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अभिक्रिया करने के उपरांत H2O और CO2 और साथ में ऊर्जा रिलीज होती है। क्योंकि मेरे मित्र आपके इस प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O आपस में क्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है कि जो हमारा C6H12O6 होता है ये 6O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेता है? तो सर ये जो है ये CO2 और H2O और ऊर्जा का निष्कासन करता है। तो मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो हमारा प्रोडक्ट है वो यहां पे एक्चुअल में क्या है? आप कहेंगे रिएक्टेंट, और यहां पे जो हमारा रिएक्टेंट है वो यहां पे क्या है हमारा सर? प्रोडक्ट है। हम लोग कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जस्ट उल्टा क्या होता है? श्वसन होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि श्वसन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा क्या होता है सर? प्रकाश संश्लेषण होता है। और मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? आप सभी कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रेडॉक्स रिएक्शन का। और रेडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। तो ये चीज भी आप सभी कंठाग रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। ऐसे में अगर इस चीज को मेंशन कर देना चाहूं तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं सर स्टार मार्क दे करके कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन प्रक्रिया एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा होता है। ठीक है। और दूसरी बातें आप सभी ध्यान में रख लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? आप सभी ये भी कहेंगे, ये भी कह सकते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है।
क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। यानी कि जब भी पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप झट से कहेंगे सर ये रेडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ा ही सरल सा सवाल ये भी कि एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है। मेरे मित्र, तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है या जब आप बंदूक से गोली फायर करते हो तो बंदूक पीछे हटती है। तो इस दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं गति के नियम की, तो न्यूटन साहब ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसको हम लोग प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम के नाम से जानते हैं। मेरे मित्र, जो आपका प्रथम गति नियम है उससे आपको बल की परिभाषा मिलती है और उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। और द्वितीय नियम से आपको बल के लिए व्यंजक मिलती है, लेकिन तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं और संवेग संरक्षण सिद्धांत को प्रूफ करने में मदद करती है। तो चूंकि जो आपका बंदूक से गोली फायर होता है और तोप से फायरिंग होता है, इस दोनों ही कंडीशन में क्रिया और प्रतिक्रिया लागू होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटता है, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। न्यूटन के तीसरे गति नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। और यहां पे आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि ये जो न्यूटन का तृतीय गति नियम है, ये 2 अलग अलग वस्तुओं पे लगता है। यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होते हैं सर, 2 अलग अलग वस्तु पे होते हैं, समान वस्तु पे नहीं होते हैं। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। और साथ ही अगर हम बात करेंगे ऊर्जा के संरक्षण की, तो इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। और मेरे मित्र, आपके अगले ऑप्शन में है उत्सर्जित गैसों का पीछे की ओर धक्का लगने से। तो जब हम लोग रॉकेट के प्रपोल्सन की बात करते हैं तब हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो गैस पीछे की ओर आता है तो जो हमारा रॉकेट है वो क्या होता है, आगे की ओर जाता है। और यहां पे भी हम लोग कहते हैं सर न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है वो लग रहा होता है। और मेरे मित्र, अगर हम न्यूटन के गति के प्रथम नियम की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और साथ ही क्या याद रखिएगा कि इससे आपको क्या मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है, यानी कि फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लोह, सोडियम क्लोराइड, जल। अब कई मित्रों को ये तत्व और यौगिक पहचानने में बड़ी कठिनाई होती है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं सिंपली, अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की, ध्यान दीजिएगा बहुत ही बेसिक से ले रहे हैं चीजों को, ताकि जब आप इसका रिवीजन करें तो आप बातों को समझ पाएं, ऊपर ऊपर से ना चल पाएं। मेरे मित्र, जब हम लोग शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो इसी को इंग्लिश में प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और इसके बारे में सिंपली कहते हैं सच अ टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। सिंपली अगर हम आपको एक एग्जांपल देना चाहें कि आपको घर में मम्मी बोलती है कि जाओ मार्केट से दूध ले आना, और दूध जो है वो शुद्ध दूध लाना, तो शुद्ध दूध कहने का मतलब क्या हुआ, दूध के अलावा उसमें पानी का कण नहीं होना चाहिए। और शुद्ध दूध तभी होगा जब उसमें पूरे के पूरे दूध के ही कण होंगे, पानी के अंश नहीं होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल शुद्ध दूध का मतलब तो यही हुआ। ठीक उसी तरीके से अगर हम शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं तो कहते हैं कि सर वैसा कोई भी पदार्थ जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मेरे मित्र, अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात करते हैं तो सर तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ के रूप में हम लोग रखते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि तत्व और यौगिक क्या है, आप कहेंगे प्योर सब्सटेंसेस है। मेरे भाई, आप सबों को मालूम है कि हमारे पास टोटल तत्वों की संख्या कितनी है अभी तक, आप कहते हैं 118। अगर हम एक एक करके नाम लेना चाहें तो आप कहेंगे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। मतलब 118 तक आप अगर याद है तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यौगिक की, अगर हम लोग बात करते हैं यौगिक की, तो हम लोग हमेशा क्या देखते हैं कि सर यौगिक का सूत्र कुछ इस तरह से लिखते हैं HCl, HNO3, H3PO4, H3PO4, CaCl2, MgOH होल 2, हम लोग इस तरह से लिखते हैं।
मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो HCl है इसमें दो पदार्थ हैं, एक आपका हाइड्रोजन है और दूसरा आपका क्लोरीन है। अब यहाँ पे आप HNO3 देख रहे हैं, तो सर एक हाइड्रोजन है और दूसरा आपका नाइट्रेट है, या फिर आप कह सकते हो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ध्यान में रखेंगे कि जब दो या दो से अधिक तत्व, या सिंपली समझने के लिए याद रखना कि जब किसी भी फॉर्मूला में आपको दो तत्व दिखाई पड़े, दो या दो से ज्यादा तत्व, मतलब हम सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो तत्व भी दिखाई पड़े तो आप उसको यौगिक मान लेना। दो या दो से ज्यादा तत्व, दो या दो से ज्यादा तत्व, सिंपली किसी भी यौगिक में आपको अगर दो या दो से ज्यादा तत्व दिखाई पड़े तो आप उसको क्या मान लेना, यौगिक मान लेना। आप कहेंगे कि गुरुजी फिर यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब लोह लिखा हुआ है तो सिंपली कहेंगे कि सर इसका सिंबल तो Fe होगा। सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला NaCl होगा। अब जल लिखा हुआ है तो भाई मेरे इसका फॉर्मूला H2O होगा। अब आप बता दो कि इसमें से कौन सा आपका तत्व है और कौन सा यौगिक है। क्या कहोगे कि गुरुजी आपने ये बताया कि दो या दो से ज्यादा तत्व यौगिक कहलाता है, तो हम देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, दो तत्व तो एटलीस्ट मौजूद हैं इसमें, लेकिन लोहा में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है। अब सोडियम क्लोराइड NaCl में सोडियम और क्लोरीन है, और जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आपसे पूछा जा रहा है एक यौगिक नहीं है, आप कहेंगे सर A, C और D यौगिक हैं, जबकि B जो है वो यौगिक नहीं है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। अब आप मिस कहां पे करेंगे, तो जब आपको इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, ऐसा मिलेगा, तो आप तो इसको कहेंगे गुरुजी अब ये यौगिक है, काम खत्म, क्योंकि आंख हमारी पहचान लेगी कि हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। लेकिन आप धोखा खाएंगे यहां पे कि अगर कहीं पे O2 लिखा हुआ मिल जाएगा और कहीं पे H2 लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहां भी तो हम देख रहे हैं कि दो परमाणु हैं, तो यहां पे क्या हम इसको यौगिक कहेंगे? नहीं मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा कि ये ऑब्वियसली अणु के रूप में है, लेकिन जहां पे भी आपको तत्व का अणु लिखा हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा तत्व का अणु, क्योंकि यौगिक का भी सूक्ष्मतम कण आपका अणु होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम तत्व के अणु की बात करेंगे तो अणु जब भी बनेगा जब तक कि दो परमाणु आपस में ना संयोजित हो। तो अगर हम तत्व के अणु की बात करेंगे तो आपको एक ही नाम मिलेगा, चाहे वो ऑक्सीजन मिले, हाइड्रोजन मिले, नाइट्रोजन मिले, लेकिन उसमें जो नंबर होंगे, मतलब परमाणुओं की संख्या होगी, वो ज्यादा होगी। अगर कहीं पे ये सिर्फ O लिखा हुआ मिल रहा है तो ये क्या हो गया आपका, आप याद रखना ये ऑक्सीजन का परमाणु हो गया, और कहीं पे O2 लिखा हुआ मिल रहा है तो आप कहेंगे ये ऑक्सीजन का अणु हो गया, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, तत्व का अणु बोल दिया। अब अगर कहीं पे हाइड्रोजन लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना ये हाइड्रोजन का परमाणु है, और कहीं पे H2 लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना ये हाइड्रोजन का अणु है। और ऐसे अगर HCl, HNO3, H3PO4 लिखा हुआ मिले तो आप कहेंगे सर इन सब में क्या होगा, अणु मौजूद होगा। और अगर तत्व के अणु की बात की जाएगी तो हमको कुछ इस तरह से सिंबल दिखाई पड़ेगा, और परमाणु हमेशा क्या होगा सर, सिंगल रूप में होगा। तो इस तरह से आप तत्व और यौगिक को बेसिक स्तर पे जान सकते हैं। बहरहाल बात कर लेते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है। आपका ऑप्शन है कि यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। दूसरा है कि विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है। तीसरा है इसकी SI इकाई मीटर होती है, और चौथा है यह हमेशा धनात्मक होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा बात गलत है विस्थापन के बारे में। आप कहोगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि ये विस्थापन क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि इसी को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी आपका क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन होता है। और मेरे मित्र अगर हम लोग का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, जैसे कि यहां पे अगर कोई व्यक्ति चलना चाहेगा तो ये ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऐसे, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो यहां से यहां तक के बीच की जो लंबाई होगी वो दूरी कहलाएगी। सिंपली याद रखेंगे। अब याद रखिएगा कि दोनों में अंतर क्या होता है कि जो विस्थापन होते हैं यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपका पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है, और साथ में ये जीरो भी होता है। और साथ ही ये जो आपका डिस्टेंस है ये हमेशा क्या होता है, तो सर ये हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। दूरी को हम लोग हमेशा क्या करते हैं सर, धनात्मक लेते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं विस्थापन की,
तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि विस्थापन जो है ये दूरी के बराबर हो सकता है। विस्थापन इक्वल टू दूरी। आप कहेंगे कैसे? मेरे मित्र, जैसे मान लीजिए कि आपका ये मैप है, ठीक है, और यहाँ पे आप हैं खड़ा, यहाँ पे आप हैं खड़ा, और यहां से आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो आप इस डायरेक्शन में गए तो आपकी दूरी और विस्थापन दोनों तो एक ही दिशा में होगी। तो हम ये कहेंगे कि विस्थापन सर दूरी के बराबर हो सकती है। विस्थापन क्या हो सकती है? दूरी के बराबर हो सकती है। साथ ही ये भी ध्यान में रखिएगा कि विस्थापन दूरी से अधिक हो सकता है। विस्थापन दूरी से अधिक हो सकता है। हमारे समझाने का मतलब यह है कि विस्थापन दूरी से अधिक हो सकता है और साथ ही साथ विस्थापन दूरी से अधिक नहीं होगा। अधिक कैसे हो जाएगा? विस्थापन दूरी के बराबर होगा और विस्थापन दूरी से कम होगा। ये चीज हम लिखना चाह रहे थे। अधिक गलती है। विस्थापन दूरी से क्या होगा? कम होगा या फिर बराबर होगा। हमेशा याद रखिएगा, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा, जबकि दूरी सर ये हमेशा धनात्मक होगा, और ये क्या होगा? तो सर विस्थापन से बड़ा होगा। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि कौन सा विस्थापन के बारे में सही गलत बात है? मेरे मित्र, यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यह तो विस्थापन के बारे में सही है, क्योंकि हमने यहां पे आपको बताया कि विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। अब फिर है कि विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है। यह बात भी सही है। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस करा कि विस्थापन दूरी से कम होगा और बराबर होगा, लेकिन कभी भी यह दूरी से अधिक नहीं होगा, यानी कि दूरी से ज्यादा नहीं होगा। तो सर यह भी सही है। क्यों? क्योंकि हम ये याद रखेंगे कि विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा। ये कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। जबकि तीसरे में कहा जा रहा है कि इसकी एसआई इकाई मीटर होती है। बिल्कुल, विस्थापन की एसआई इकाई मीटर और साथ में दूरी की एसआई इकाई मीटर। छोटी इकाई बात करेंगे तो सेंटीमीटर, यहां पे भी हम लोग सर सेंटीमीटर लेंगे। तो इसकी एसआई इकाई मीटर होती है, यह भी बात सही है। लेकिन मेरे मित्र, विस्थापन के बारे में कहा जा रहा है कि यह हमेशा धनात्मक होता है, जो कि क्या है? गलत है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बात क्या है सर? विस्थापन के बारे में गलत है, और हमको गलत बात ही चूज करना था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि विस्थापन जो है वो क्या है? एक सदिश राशि है, जबकि दूरी क्या है? आप याद रखेंगे अदिश राशि है। और मेरे मित्र, आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि विस्थापन जो है वो मतलब कह सकते हो कि एक निश्चित डायरेक्शन में सूक्ष्मतम दूरी होती है, या आप ये भी कह सकते हो कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई जो सबसे छोटी दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है। और जब हम परिभाषा ही कह रहे हैं कि किसी निश्चित दिशा में तय की गई छोटी दूरी विस्थापन कहलाती है, जाहिर सी बात है कि विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं होगा। ये जब भी होगा तो या तो दूरी के बराबर होगा या फिर जो आपका दूरी है उससे कम होगा। ये चीज हमेशा कंठा रखिएगा। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम के परमाणु के 4 मोल का द्रव्यमान क्या है? 120 ग्राम, 108 ग्राम, 136 ग्राम, 140 ग्राम। एल्युमिनियम के परमाणु के 4 मोल। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम 1 मोल की बात करेंगे, 1 मोल की बात करेंगे, तो 1 मोल द्रव्यमान हमारा कितना होगा किसी भी तत्व की? आप सभी ध्यान में रखना, अगर हम लोग 1 मोल द्रव्यमान की बात करेंगे, अब हम दो चीज की बात कर सकते हैं 1 मोल। एक तो मतलब किसी तत्व के लिए और एक किसी यौगिक के लिए। तो किसी भी तत्व या यौगिक का अगर हम 1 मोल द्रव्यमान बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखना 1 मोल द्रव्यमान, 1 मोल द्रव्यमान अगर हम तत्व के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, अगर हम तत्व के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। ध्यान दीजिएगा गौर से कि अगर हम किसी भी तत्व या यौगिक के 1 मोल परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा? तो अगर हम 1 मोल द्रव्यमान बात करेंगे तत्व के रिगार्डिंग, तो जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा उसके बराबर होगा। और अगर हम बात करेंगे 1 मोल द्रव्यमान, 1 मोल द्रव्यमान किसके रिगार्डिंग? किसी यौगिक के रिगार्डिंग। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 1 मोल द्रव्यमान जो है वो हमारा किसी यौगिक के रिगार्डिंग अनुभार के बराबर होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। अब यहां पे एल्युमिनियम की बात की जा रही है।
एल्युमिनियम अगर हम लोग सिंबल के रूप में लिखेंगे तो ऐसे क्या है, आप कहेंगे तत्व है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप कहिएगा 13। मास कितना होता है, 27। तो एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान तो 27 है। जाहिर सी बात है कि हमारा एक मोल एल्युमिनियम का द्रव्यमान होगा वो कितना के बराबर होगा, आप कहेंगे गुरुजी 27 ग्राम के बराबर होगा। एक मोल एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27 ग्राम के बराबर। कहा जा रहा है 4 मोल, तो आप कहेंगे सर इसीलिए 4 मोल एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27 गुना 4 इक्वल टू 7 चौका 28, 4 दूना 8, 2 10, 108 ग्राम हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मेरे मित्र यहां पे अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता कि HCl का जो आपका HCl को गोली मारिए, छोटा चीज H2O की बात कर लीजिए कि H2O के 4 मोल का द्रव्यमान क्या होगा, तब आप क्या कहते। तो आप सभी पहले ये देखते कि 1 मोल द्रव्यमान H2O का क्या होगा, आप कहेंगे H2O का अणुभार। तो सर H2 में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1, 16 दूना 18। अब आपका जो 1 मोल H2O का द्रव्यमान है वो कितना है, 18 ग्राम है। 4 मोल पूछा जाता, आप कहेंगे 18 चौका 72 हो जाएगा। मेरे ख्याल से चीजों को समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन में अंतर किससे किया जाता है। मेरे मित्र, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति या ऊर्जा के बारे में जानकारी कौन देता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी क्वांटम नंबर देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम नंबर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि क्वांटम संख्या 4 होते हैं। आपके ऑप्शन में चारों का नाम दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक कंसेप्ट है। चारों कौन कौन से हैं, यहां पे मूल के बदले में आप मुख लिख लीजिएगा कि मुख क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये 4 प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं। मेरे मित्र, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि अगर हम लोग किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के अंतर की बात करते हैं तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन का सजावट या तो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलता है या फिर नीचे की तरफ देखने को मिलता है। और मेरे मित्र, ये जो अंतर होता है ये किसके वजह से होता है, चक्रण क्वांटम संख्या के वजह से होता है। और इस चक्रण क्वांटम संख्या का 2 मान होता है, एक +1/2 और दूसरा आपका -1/2। तो जो सवाल करा जा रहा है कि किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन में अंतर किससे किया जाता है, आप कहेंगे चक्रण क्वांटम संख्या से किया जाता है। क्वांटम संख्या क्या है, तो सर क्वांटम नंबर एक ऐसी संख्या है जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। यहां पे लिख लेंगे एक ऐसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन के स्थिति एवं ऊर्जा की जानकारी देता है, स्थिति एवं ऊर्जा की जानकारी देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु के रूप में जाने डैश जाते हैं। मेरे मित्र, अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या, तो याद रखिएगा कि 2 चीजें आपको याद रखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समान परमाणु संख्या कहा जाए, सिंपल ये चीज पकड़ के चलिएगा, अगर समान परमाणु संख्या कहा जाए तो समस्थानिक की बात की जा रही है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में आइसोटॉप्स कहते हैं। समस्थानिक वैसे परमाणु होते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन 1-1, हाइड्रोजन 1-2, हाइड्रोजन 1-3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कार्बन 6-12, कार्बन 6-12 और कार्बन 6-14 क्या है सर, परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। मेरे मित्र, साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में समान भार की बात की जाए तो ध्यान में रखिएगा उसको हम लोग समभारिक कहेंगे। क्यों, तो सर समभारिक वैसे तत्वों के परमाणु होते हैं जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है लेकिन परमाणु भार समान होता है। जैसे हम लोग आर्गन के लिए 1840, पोटेशियम के लिए 1940 और कैल्शियम के लिए 2040 लिखते हैं। तो यहां पे परमाणु संख्या अलग अलग है, याद रखिएगा।
कि किसी भी तत्व को अगर हम उसके परमाणु परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो परमाणु संख्या को हमेशा नीचे लिखा जाता है, द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सर जो परमाणु संख्या है वो भिन्न भिन्न है, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है, समान है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में चर्चा करी जा रही है कि अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या, तो हम कहेंगे सर ये तो संभारिक आइसोबार कहलाएगा। बिल्कुल मेरे मित्र, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आयन है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन होने के चलते परमाणु में किस में बदलती है, सर आयन में बदलती है, या फिर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, क्वथन, वाष्पोत्सर्जन। अब मेरे मित्र अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो इस क्वेश्चन में आप गलती करेंगे, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल में हिम बोले तो आपका बर्फ, या फिर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा जो ठंडा होता है, हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला चीज तो आप हमें यह बता दो कि अगर हम बर्फ की बात करते हैं तो इसको आप पदार्थ के किस अवस्था का नाम देते हो। अगर आपसे कोई ये पूछते कि बर्फ जो है वो पदार्थ की कौन सी अवस्था है, आप कहेंगे गुरुजी जो बर्फ होता है वो तो ठोस अवस्था में होता है। बिल्कुल, तो बर्फ जो है वो आपका क्या है, आप कहेंगे सर सॉलिड स्टेट वाला सब्सटेंसेस है। अब इसमें कहा जा रहा है कि वाटर साइकिल में बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बर्फ जो है आपका डायरेक्टली किस में चेंज हो जा रहा है, तो सर वाष्प बोले तो गैस में चेंज हो जा रहा है, वाष्प बोले तो गैस में चेंज हो जा रहा है। और याद कीजिए अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो मैंने कई बार आपको ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया बताया है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई सॉलिड गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाती है, यह द्रव अवस्था में नहीं आती है। यानी कि जब भी हम लोग ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिसको अगर गर्म किया जाए तो वो सीधे वाष्प यानी कि गैस में बदल जाता है बिना द्रव अवस्था में आए हुए, तो ऐसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि गुरुजी तब तो ये हमारा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा यानी कि सब्लिमेशन, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब ठोस जो है सीधे गैस बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहेंगे। अब मेरे मित्र अगर ये गैस सीधे आपका सॉलिड में बदल जाए, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका कोई ऐसा प्रक्रिया हो जिसमें गैस आपका सीधे किस में बदल जाए, सॉलिड में बदल जाए, तो ध्यान में रखेंगे कि इस प्रक्रिया को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन में वाष्पीकरण भी है, तो याद रखिएगा कि वाष्पीकरण जो है ये एक सतही घटना है। वाष्पीकरण क्या है आप सभी ध्यान में रखेंगे, सतही घटना है, और ये रूम टेम्परेचर पे भी हो सकती है, साथ में ठंडक का कारण बनती है। क्या होती है सर, ठंडक का कारण बनती है। क्वथन की अगर बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। और मेरे मित्र ये आपका वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई लिक्विड उबलना शुरू कर देता है, और क्वथन जो है ये संपूर्ण सतह से, या आप कह सकते हो कि संपूर्ण भाग से होने वाली प्रक्रिया है। और साथ ही इसको होने के लिए क्या चाहिए होता है, एक निश्चित तापमान चाहिए होता है, मतलब फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है, जबकि वाष्पीकरण इवोपरेशन किसी भी तापमान पे हो सकता है। और नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन। तो मेरे मित्र वाष्पोत्सर्जन पौधे के शरीर से जल का वाष्प के रूप में बनकर निकलना है, उसी प्रोसेस को हम लोग वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन कहते हैं, या आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि पौधे के शरीर से जल का वाष्प बन करके बाहर निकलने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अभी मेरे मित्र अगर आप किसी पेड़ के, मान लो आपके घर में कोई दरवाजे वगैरह पे कोई फूल का पौधा लगा हुआ है, उसके किसी टहनी को आप पन्नी से बांध दो, कल सुबह जाके देखोगे तो उस पन्नी में वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये वाष्पोत्सर्जन बहुत जरूरी होता है, पौधे में जल का सतत प्रवाह होता रहे, इसके लिए वाष्पोत्सर्जन सर बहुत ही जरूरी होता है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा जा रहा है कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विआबंध डैश द्वारा बनता है,
एक कार्बन परमाणु से दूसरे परमाणु में दो प्रोटॉन के अंतरण के चलते, एक कार्बन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे में हस्तांतरण के चलते, साझा किए गए दो इलेक्ट्रॉन जोड़े और दो प्रोटॉन का साझाकरण। मेरे मित्र आप कहेंगे साझा किए गए दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े, कहा जा रहा है कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विआबंध डैश द्वारा बनता है। आप सबों को मालूम है कि कार्बन और कार्बन जब सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए रहते हैं तो इसको हम लोग एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और कार्बन जब डबल बॉन्ड में जुड़े हुए रहते हैं तो इसको हम लोग एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और मेरे मित्र जब कार्बन और कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा हुआ रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसी को हम लोग एल्काइन कहते हैं। अब मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम कार्बन के वैलेंसी की बात करते हैं तो ये कार्बन की वैलेंसी जो होती है मान लेते हैं हम लोग क्या कहते हैं सर? 4। कार्बन की वैलेंसी हम लोग कितना कहते हैं सर? 4 होती है। अब ये कार्बन हमारा दूसरा है तो ये अगर इसके साथ जुड़ना चाहेगा तो जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साझा कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? आप कहेंगे सर सिंगल बॉन्ड बनने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। बॉन्ड बनने के लिए तो प्रोटॉन का साझा होता नहीं है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आप कहेंगे 4। ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर? 4। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के आपस में साझा होने से आपका सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन के आपस में साझा होने से डबल बॉन्ड बनता है और 6 इलेक्ट्रॉन के आपस में साझा होने से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध डबल बॉन्ड जो बनता है वो कैसे? तो साझा किए गए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े के। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े मतलब 4। 3 इलेक्ट्रॉन, अब इसको 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 जोड़ा कह सकते हैं, 4 है तो 2 जोड़ा कह सकते हैं और 2 है तो 1 जोड़ा कह सकते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया? रॉबर्ट हुक। कोशिका का अध्ययन चला। ये होमवर्क दे रहे हैं, जल्दी से बताओ नीचे कमेंट करके सब कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। आप सबों के लिए आंसर है। ठीक है, अच्छा थियोडर स्वान, याद रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत की जब भी बात की जाएगी, सेल थ्योरी की, कोशिका सिद्धांत की जब भी बात की जाएगी तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा? तो ध्यान में रखिएगा थियोडर स्वान और एमजे, या फिर आप ऐसे याद रख लो स्लाइडेन। थियोडर स्वान और स्लाइडेन, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि ऑनेरोलॉजी अध्ययन है। ऑनेरोलॉजी अभी हमने पीछे आपको पढ़ाया ऑर्निथोलॉजी, आपने कहा कि सर वो तो पक्षियों का अध्ययन था। ऑनेरोलॉजी की बात की जाएगी तो याद रखेंगे सपनों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन अगर बात की जाएगी तो याद रखिएगा एंथोलॉजी। अच्छा फूल अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो याद आ रहा होगा कि गुरुजी फलों का अध्ययन क्या होगा? याद रखिएगा फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी कहलाएगा। अच्छा जानवरों, मेरे मित्र जानवर को बायोलॉजी में जंतु ही देखेंगे और इसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। और जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान में हम लोग जानवर के बारे में पढ़ते हैं। और कीड़ा की अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा एंटमोलॉजी। कीड़ा का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंटमोलॉजी कहलाएगा। अगला देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग पादप में संवहन ऊतक की बात करते हैं, तो कौन है आपका? जाइलम है और साथ में क्या है? याद रखिएगा फ्लोएम है। जाइलम जो है वो जल का संवहन करेगा और फ्लोएम जो है वो भोजन एवं हार्मोन का संवहन करेगा। ठीक है, तो जल का परिवहन आप कहेंगे सर जाइलम हो जाएगा, भोजन का कहता फ्लोएम कहते। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर पौधे में आपका वृद्धि वाला उत्तक बोला जाएगा तो आप सभी याद रखिएगा विभोज्योत्तक उत्तक को वृद्धि उत्तक बोला जाता है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सर पादप वृद्धि उत्तक, तो याद रखिएगा विभोज्योत्तक उत्तक को पादप वृद्धि उत्तक कहा जाता है। रंध्र एस्टोमाटा, तो सर
पौधे से जो गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल से लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, वो रंध्र के द्वारा ही होता है। साथ ही साथ इसके थ्रू वाष्पोत्सर्जन की भी प्रक्रिया होती है। पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है और पत्तियों से गैसों का विनिमय रंध्र स्टोमाटा के द्वारा ही होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। और मूल रोम, तो सर इसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? तो रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट हेयर। और ये जो रूट हेयर होती है इसमें आपको बहुत सारी फाइब्रस संरचना मालूम पड़ती है या दिखाई पड़ती है, जो क्या करती है? तो जल के अवशोषण सतह को बढ़ाती है। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित होते हैं? दो चीजें ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो भोजन करते हैं तो सारा भोजन जो है वो आपके बॉडी में यूज नहीं हो जाता है। मान लो आपने रात में खाना खाया तो आपके बॉडी में उतना ही भोजन ऊर्जा में परिवर्तित उतना ही ग्लूकोज पचने के बाद ऊर्जा में परिवर्तित होता है जितना आपके बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। जो शेष बचा हुआ ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजेन में परिवर्तित हो जाता है। और इसी तरीके से प्लांट में जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज बनता है वो उतना ही ग्लूकोज का उपयोग करते हैं जितना उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बाद बाकी जो ग्लूकोज होता है वो उसको स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेती है। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि पादपों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप यानी कि मंड के रूप में स्टोर होती है, जबकि जंतुओं में ग्लाइकोजेन के रूप में होती है। तो आपसे सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित हो जाते हैं? आप कहेंगे सर ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित हो जाते हैं। लैक्टोज ये दुग्ध शर्करा के नाम से जाना जाता है। सेलुलोज पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप सभी याद रखेंगे सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और मेरे मित्र ग्लूकोज इसी को हम लोग शर्करा कहते हैं। फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ध्यान में रखेंगे कि ये बहुत ही सरल होती है यानी कि सिंपल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फ्लेम रिटर्डेंट? अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में आरएनए, त्वचा, डीएनए, पुष्प दिया हुआ है, इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। लेकिन मेरे मित्र आप सबों को ये चीज ध्यान में रखना होगा कि आपके इस अर्थ पे सूर्य की बहुत ज्यादा उष्मा आती है लेकिन फिर भी आप सभी जीवित हैं। तो आप कहते हैं सर हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरीके से आपके बॉडी में जो डीएनए है उस डीएनए में नाइट्रोजन की मौजूदगी होती है जो आपके बॉडी के अंदर हो रहे छोटे मोटे अभिक्रिया के उपरांत जो ऊष्मा बनता है उसको वो दबा देता है। इसीलिए हम लोग इसको प्राकृतिक ज्वाला मंदक के रूप में देखते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? आप सभी कहेंगे कि सर जो डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ये प्राकृतिक ज्वाला मंदक है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए और आरएनए की जो संरचना है तो सर डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिकल होती है, जबकि डीएनए की जो संरचना होती है वो आपका डबल हेलिकल होती है, जबकि आरएनए की संरचना सिंगल हेलिकल होती है। त्वचा आपके शरीर को ढकने वाला है और ध्यान में रखिएगा कि आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा ही है। और पुष्प जो है ये पौधे का जनन भाग होता है। पुष्प जो है वो पौधे का जनन भाग होता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17 कि 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया गया था आर.एच. विटकर के द्वारा। और जो आपका 5 जगत वर्गीकरण था उसमें कौन कौन था? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी, फिर आपका प्लांटी और एनिमेलिया। ये जो जंतुओं का या जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण है सर ये आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटे और एनिमेलिया के रूप में आता है। नेक्स्ट लिनियस की बात की जाएगी। आप सभी ध्यान में रखेंगे कार्ल लिनियस क्या कहा जाता है? इसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी के जनक की बात करेंगे। वर्गीकी के जनक तो आप सभी किसका नाम लेंगे? कार्ल लिनियस का नाम लेंगे। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि कार्ल लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में क्या किया था? तो सर पूरे जीवधारियों को प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड करा था। यानी कि कार्ल लिनियस का जो पुस्तक था सिस्टमा नेचर, कार्ल लिनियस का जो बुक था सर सिस्टमा नेचर,
इसमें इन्होंने क्या करा था, तो सर जीवधारियों को प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड करा था। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड करा था। और मेरे मित्र लिनियस के और भी कई बुक थे, जैसे कि क्लासेस प्लेंटेरम और जेनेरा प्लेंटेरम, ये क्या थे सर, लिनियस के ही बुक थे। और अगर हम बात करेंगे लेमार्क की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ये स्टार मार्क करके माइंड में रख लेना सर, कि बायो शब्द का प्रयोग किसने करा था, तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने करा था। मेरे मित्र आपके आज के इस सेट में टोटल 17 क्वेश्चन थे, जिसका कंसेप्ट आप सबों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और मेरे ख्याल से अब अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।